हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल टॉपर सी क्लासेस। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का एक चैप्टर है जैव जगत। इसके पूरे चैप्टर को आज विस्तार में बताएंगे और जितना बताएंगे उतना ही जो पेपर होगा उसमें आएगा। तो पहले देख लेंगे इसमें जो जैव जगत का पहला पार्ट है जैव प्रक्रम पोषण, या इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है जैव प्रक्रम श्वसन। इसमें श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण में स्वपोषी, विषम पोषी, अमीबा में पोषण, मानव में पोषण, इसमें बस यही पढ़ेंगे। अब देख लीजिए दूसरा में जो श्वसन है, मनुष्यों में श्वसन, पौधों में श्वसन, मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है और पौधों में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे श्वसन में। अब देख लीजिए इसमें जैव परिवहन, तीसरा इसमें जैव परिवहन, इसमें परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और ये जो चौथा है इस जैव प्रक्रम चौथा, इसमें उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी वस्तु हम लोग खाते हैं उसको उत्सर्जित कैसे करते हैं, किन किन अंगों द्वारा हम उत्सर्जन करते हैं, इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें सबसे पहले नंबर वाले जैव प्रक्रम फर्स्ट, पोषण को, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन को। अब देख लीजिए इसमें जो पहला है जैव प्रक्रम फर्स्ट में पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन में पहले पढ़ेंगे हम लोग पोषण को। सबसे पहले देखते हैं पोषण होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे पोषण क्या है। तो सरल भाषा में बता दे रहे हैं, हम लोग भोजन करते हैं वही पोषण है, या समस्त जीवों को, जितने भी जीव हैं या जितने भी जीव हैं उन सभी को भोजन करना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखिए अब जो पोषण होगा उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने चरणों में बांटा गया है। तो पोषण को उनके करने की विधि पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम या परपोषी पोषण। अब देख लीजिए इस स्वपोषी पोषण क्या है और विषम या परपोषी पोषण क्या है। तो सिर्फ इसको आसान भाषा में बताएंगे। स्व मतलब होता है अपना, स्व मतलब क्या होता है, अपना। पोषी मतलब होता है पोषण, पोषी मतलब होता है भोजन या पोषण कहते हैं इसको। पोषी मतलब हो गया भोजन। जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, वही स्वपोषी पोषण है। अब विषम पोषी को देख लेते हैं, विषम या परपोषी। तो पर मतलब होता है पराया, पर मतलब क्या होता है, पराया होता है या दूसरा या दूसरे पर। पोषी मतलब होता है भोजन, जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अब देखिए जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें हम लोग देखेंगे स्वपोषी है कौन। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन है। तो जो पौधे होते हैं वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें आ जाता है पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। और विषम पोषी या परपोषी में आता है मानव में पोषण। जो मानव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो पहले देख लेंगे पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि क्या है। मान के चलिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, यह एक पौधा है, ये इसका रूट है। रूट मतलब होता है जड़। अब इस पर एक पत्ती है, मान चलिए बहुत सारे पत्तियां हैं सब, इस तरह हो गया ग्रेना और स्ट्रोमा, ये हो गया पत्ती। अब देखिए ये पत्ती है, मान चलिए एक पौधा है और उधर वाला एक पत्ती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में होता क्या है। यहाँ पर एक सूर्य है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में यही होगा कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो होता है यही पत्ती है, इसके हरित लवक पर, जो इसका हरा वाला भाग होगा उस पर आकर गिरेगा। अब जो हरित लवक होगा वो क्या करेगा, सूर्य के जो विकिरण ऊर्जा आ रहा है उसको क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अब देखिए उसके बाद ये क्या करेगा, अभी रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। इसके बाद ये जो वातावरण, इसमें बहुत सारे गैस है सब, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, बहुत सारे गैस है सब। तो यहाँ से क्या करेगा, CO2 को ले लेगा, यहाँ से इस CO2 को ले लेगा और यहाँ से जड़ से क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों को, वाटर और मिनरल्स को या जल और खनिज पदार्थों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। CO2 को भी ले लिया और जल और खनिज पदार्थों को भी ले लिया। इन सभी पदार्थों की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं सब वो अपना क्या करते हैं, सब भोजन बनाते हैं या पौधों में पोषण इसी प्रकार से होता है, या इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि कहते हैं। इसमें 6CO2 प्लस 6H2O,
6U2 प्लस 6H2O बराबर C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और प्लस 6O2 जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, वातावरण में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब देख लीजिए ये जो प्रकाशीय, इसमें जो पौधों में पोषण जो है इसी में आता है प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। प्रकाशीय अभिक्रिया जो है उसको हिल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाशीय अभिक्रिया का खोज किया था या नाम दिए थे, और अप्रकाशीय अभिक्रिया को ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ये कब होता है, दिन में होता है, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो रात में होता है। इसको दिन की या उजाले की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए जो प्रकाशीय अभिक्रिया होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो कहाँ होगा, हरित लवक के ग्रेना भाग में होगा, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होगा। इसके बाद देख लेते हैं अमीबा में पोषण के बारे में। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है और उसके बाद उत्सर्जन कैसे करता है। अमीबा में ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र होता है, तो वो अपना भोजन करता कैसे और उत्सर्जन कैसे करता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अमीबा में पोषण को देख लेते हैं। अब देखिए अमीबा है क्या, अमीबा एकक कोशिकीय क्या है, सर्वाहारी जीव होता है। अमीबा एकक कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय से मिलकर बना होता है, और जो मनुष्य होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब समझ लीजिए एक कोशिका होता क्या और बहु कोशिका होता क्या है। एक कोशिका वो होता है जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा, और बहु कोशिका मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जैसे अमीबा एकक कोशिकीय है, पैरामीशियम देख लीजिए, बहु कोशिकीय में हम लोग आते हैं, मनुष्य आता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह जो अमीबा होता है वो एकक कोशिकीय होता है और सर्वाहारी जीव होता है। अब देखिए जो अमीबा होता है उसमें ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र होता है और ना ही कोई विशिष्ट अंग होता है। तो अब समझ लीजिए जो अमीबा में ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र है और ना ही कोई विशिष्ट अंग है, तो अपना भोजन करेगा कैसे। तो देखिए जो अमीबा है उसमें विशिष्ट अंग होता ही नहीं है और ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र होता है, तो अपना भोजन जो होता है दो उंगली नुमा रचना होता है, दो उंगली नुमा रचना होगा, जिसकी सहायता से जो अमीबा होता है अपना भोजन अंतः ग्रहण करता है, मतलब अपने भोजन को अंदर लेता है। अब देख लीजिए जो अमीबा है उसका आकार जो होगा अनिश्चित होगा, मतलब जो उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब देखिए जो खाद्य रिक्तिका है, अमीबा में खाद्य रिक्तिका उपस्थित होती है। अब देखिए जो अमीबा अपना भोजन उपस्थित अंदर ले लिया, अब उसके बाद पचेगा कैसे। तो जो अमीबा है ना, अमीबा में खाद्य रिक्तिका होती है। अमीबा में जो खाद्य रिक्तिका होती है, अगर ये भोजन कर रहा है वो जटिल के रूप में है, तो जो खाद्य रिक्तिका होगी उस सरल भोजन में तोड़ देगी। क्या करेगी, सरल भोजन में तोड़ देगी। अब देखिए इन सरल भोज्य पदार्थों में से क्या करेगी, अब इन सरल जो भोज्य पदार्थ है उनमें से जो आवश्यक होगा उसको अवशोषित कर लेगी, जो आवश्यक होगा उसको क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, और जो अनावश्यक भोजन होगा उसको क्या करेगी, उत्सर्जित कर देगी। और देख लीजिए अमीबा में ना ही कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग है, तो वह कहाँ से उत्सर्जन करेगी, तो अपने शरीर के सतह द्वारा, जो शरीर का ये सतह है उससे उत्सर्जन करती है। अब देखिए जो स्वपोषी था वो खत्म हो चुका है, अब आता है विषमपोषी पर। विषमपोषी या परपोषी, परपोषी में मनुष्य आता है। पर मतलब होता है पराया, पोषी मतलब होता है पोषण, जो अपना भोजन परायों से प्राप्त करता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। परपोषी में आप लोग वहां पर देखे भी थे। अब यहाँ पर देखिए परपोषी में मनुष्य आता है, तो इसमें मानव में पोषण, जो मानव में पोषण होता है वो कैसे होता है, जो हमारा भोजन होता है वो पचता कैसे है, यहीं पर देखेंगे मानव में पोषण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव का एक चित्र बना दिया गया है जैसे समझने के लिए बस। तो यहाँ पर देखिए कि मानव का चित्र है। मानव जो आहार नाल है वो होता है 32 फीट का। मानव आहार नाल कितना होता है, 32 फीट का होता है। मानव का जो आहार नल होता है वो 32 फीट का होता है। अब देखिए हम लोग जो अमीबा में पढ़े हैं उसमें ना ही कोई विशिष्ट अंग था और ना ही कोई विशिष्ट पाचन तंत्र था, लेकिन मनुष्य में होता है। मनुष्य में विशिष्ट अंग भी होता है और विशिष्ट पाचन तंत्र भी होता है। जैसे अंग में देख लीजिए मुखगुआ, ग्रसनी और अमाशय। पाचन तंत्र देख लीजिए छोटी है जहाँ पर हमारा भोजन पच जाता है। अब देख लीजिए मानव में जो पोषण होता है 4 भागों द्वारा होता है।
मानव आहार नल में पहला होता है मुख गुहा। पहले हम लोग भोजन कहाँ डालते हैं? मुख गुहा में, फिर ग्रसनी हो जाता है। दूसरा है ग्रसनी हो गया। इसके मतलब भाग हैं, जो मानव आहार नल है उसके भाग हैं मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय और छोटी आंत। अब देख लेते हैं मुख गुहा क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले हम अपनी भोजन को क्या करते हैं? मुख में डालते हैं। अभी जो मुख में डाल दिए, इसमें जो मुख में होता है स्लाइवा होता है। स्लाइवा मतलब होता है लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथियों में एक स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है। यहाँ पर एमेलाइज होगा, स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है जो हमारे मुख से ही पाचन को स्टार्ट कर देता है। यहीं से मुख से हमारा जो भोजन होता है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है। मानव में पोषण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम जो होता है वो हमारा मुख से ही भोजन को क्या करता है? पाचन स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जो स्लाइवा होता है, लार ग्रंथि होती है, वो 3 जोड़ों में उपस्थित होती है। जो मुख में स्लाइवा है या लार है, लार आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो लार है वो 3 जोड़ों में उपस्थित होता है। पहला होता है सबमेडुलर, दूसरा होता है सबलिंगुलर, चौथा होता है पैरोटिड। अब देखिए सबलिंगुलर, सबमेडुलर, पैरोटिड जो होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इतना आप लोग जान लीजिए, पैरोटिड जो है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो सांप के जहर में पाया जाता है, सांप के जहर में पाया जाता है। इसके बाद जो म्यूकस है, अभी म्यूकस का कार्य क्या है? म्यूकस जो कार्य करता है, सबसे अच्छा कार्य म्यूकस का ही है, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम लोग जो भोजन किए हैं उसको क्या करेगा? चिपचिपा बना देगा। म्यूकस का कार्य यही है। अब इसके बाद ये मुख गुहा खत्म होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रसनी पर। अब इसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो ग्रसनी है, ग्रसनी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी को ग्रसनी या ग्रास नल भी कहते हैं या ग्रसिका भी कहते हैं। अब देखिए ग्रसनी जो होता है उसमें 2 क्रिया होती है। एक क्रिया होती है शीतलन और संकुचलन क्रिया होती है। जो ग्रसनी है ये इसी में शीतलन और संकुचलन क्रिया होती है। इन दोनों क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। और यही वो क्रमक कुंचन क्रिया है जिसके द्वारा जो भोजन होता है उसको ठेलते ठेलते कहाँ पहुंचाते हैं? ये जो रहा हमारा अमाशय, इसी अमाशय में हमारे भोजन को पहुंचा देता है। यही समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। शीतलन और संकुचलन क्रिया कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ग्रसनी में होता है। शीतलन और संकुचलन क्रिया क्या कहते हैं? तो क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। अब क्रमक कुंचन क्रिया क्या करता है? तो क्रमक कुंचन क्रिया जो है वो हमारे भोजन को ठेलते ठेलते कहाँ पहुंचाता है? अमाशय में पहुंचाता है। अब देखिए जो ग्रसनी हो गया। अब ग्रसनी के बाद आता है हमारा अमाशय। जो ये हमारा अमाशय है वो हमारे शरीर के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? हमारा जो शरीर है उसके बाईं ओर स्थित होता है। अब देखिए जो हमारा अमाशय है उसमें अपनी भोजन को कितने घंटे रख सकते हैं? 4 से 5 घंटे हम अपनी अमाशय में भोजन को 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे। अब देखिए जो हमारा अमाशय है उसमें जठर ग्रंथि होती है। अमाशय से जठर ग्रंथि से पेप्सिन, HCl और क्या निकलता है? श्लेष्मा एंजाइम निकलता है। पेप्सिन, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl को क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? पेप्सिन होता है, HCl और श्लेष्मा। अब देखिए जठर ग्रंथि से निकली पेप्सिन, और पेप्सिन जो होता है पेप्सिन की सहायता से HCl की उपस्थिति में ही क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करने लगता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कर देता है। जो जठर ग्रंथि से निकल रहा है पेप्सिन, अभी जो पेप्सिन होता है क्या करता है? ये जो पेप्सिन हो गया HCl के उपस्थिति में भी, जब HCl रहता है तब भी क्या करता है? प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ कर देता है। अब देखिए जो श्लेष्मा है ये क्या करता है? जो हमारा अमाशय है वो HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अम्ल है। अब अम्ल होगा तो कैसा होगा? खट्टा होगा। तो जब ये HCl होगा, ये जो HCl है ये अम्लीय हो जाएगा। जो अमाशय है ये HCl के उपस्थिति के कारण क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है मतलब अम्लीय है। तो यहाँ पर क्या, जो हमारा अमाशय HCl की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो जो श्लेष्मा होता है इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है।
अब इसके बाद जो हमारा भोजन आ गया, अब कहाँ आएगा हमारा भोजन, यहाँ से देखिए मुंह गुहा से ग्रसनी में गया, ग्रसनी में शीतलन और संकुचन क्रिया किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमक कुंचन क्रिया कहते हैं। अब जो क्रमक कुंचन क्रिया हो गया, क्रमक कुंचन से अभी ठेलते ठेलते भोजन कहाँ गया, आमाशय में आ गया। अभी आमाशय में जो क्रिया हुआ, आमाशय में प्रोटीन पाचन का प्रारंभ हो गया। अब देखिए जो आमाशय शरीर के बाईं ओर स्थिर होती है, जिसमें भोजन कितने घंटे रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे रख सकते हैं। अब जो देखिए इसमें पेप्सिन निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन, श्लेष्मा और एचसीएल निकलता है। अब इस तरह भोजन होता है, आमाशय से कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब जो छोटी आंत क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। छोटी आंत मनुष्यों में सबसे लंबी भाग होती है आहार नाल की। जो हमारा आहार नाल है 32 फीट का था, उसमें सबसे लंबा कौन होगा, छोटी आंत होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत। अभी लंबा कितना होगा, 6.4 से 6.7 तक होता है, लंबा होता है। अब देखिए जो हमारा छोटी आंत है उसे हम लोग लंबा क्यों कहते हैं। अब देखिए जो हमारा छोटी आंत होता है, हमारे पेट में एक कुंडी नुमा रचना होता है, कुंडी नुमा रचना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुंडी नुमा रचना है, यहाँ पर ये जो छोटी आंत है कैसा है, कुंडी नुमा रचना है। अब देखिए जो हमारा आमाशय से भोजन आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आएगा। ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछता है। आमाशय से जो हमारा भोजन आता है छोटी आंत में, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ग्रहणी भाग में जाता है, ग्रहणी भाग में। अब देखिए ग्रहणी भाग में क्या होता है, पित्त रस और अग्नाशय रस। अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस और पित्त से आने वाले पित्ताशय रस से ये मिलता है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा पित्त रस होता है वो हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। अब देखिए जो हमारा पित्त रस होता है उससे कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। अब देखिए जो हमारा अग्नाशय होगा, इससे अग्नाशय रस निकलेगा, और जो अग्नाशय रस होता है इसके प्रो एंजाइमों को क्रियाशील कर देता है। अब देखिए इसी के द्वारा हमारा जो भोजन होता है, अपाच्य भोजन, प्रोटीन, मंड व वसा, प्रोटीन और मंड होता है और क्या होता है, वसा होता है। इसके अपाच्य भोजन को क्या करता है, पूर्णतः पाच्य कर देता है। यहीं पर हमारा भोजन जाकर पच गया। अब एक बार इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। जो हमारा भोजन है सबसे पहले गया मुंह गुहा में। मुंह गुहा में एक स्लाइवरी एमेलाइज नामक एंजाइम होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, हमारा जो भोजन होता है उस स्लाइवा या लार ग्रंथि कहते हैं। ये लार ग्रंथि 3 जोड़ों में उपस्थित होता है, और जो स्लाइवरी एमेलाइज होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को मुख से ही क्या करता है, पाचन प्रारंभ कर देता है। अब देखिए जो स्लाइवा हो गया वो 3 जोड़ों में उपस्थित होता है, सबलिंगुलर, सबमेडुलर और क्या होता है, पैरोटिड होता है। अब देखिए उसमें जो म्यूकस होता है भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, लारिया बनाता है, उसको स्लाइवा में पूरा भिगो देता है, चिपचिपा बनाता है। और हमारा मुख गुहा से भोजन हमारा कहाँ गया, ग्रसनी में गया। अब ग्रसनी को ग्रास नाल या क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। जो हमारा ग्रसनी होता है इसी में 2 क्रियाएं होती हैं, शीतलन और संकुचलन। इस दोनों क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। और ये जो क्रमाकुंचन क्रिया है ये कार्य क्या करता है, ये हमारा भोजन को ठेलते ठेलते आमाशय में ले जाता है। अब देखिए जो हमारा भोजन है वो कहाँ आ गया, आमाशय में आ गया। अब जो हमारा आमाशय है वो कहाँ रहता है, जो हमारा आमाशय है वो क्या करता है, हमारे शरीर के बाईं ओर स्थिर होता है। जो हमारा आमाशय है शरीर के बाईं ओर स्थिर होता है, जिसमें हम अपने भोजन को 3 से 4 घंटे तक रख सकते हैं। अब हमारा भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। अब देखिए आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जिससे पेप्सिन नामक HCl और क्या श्लेष्मा एंजाइम निकलता है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए जो इससे हमारा 3 एंजाइम निकल गया। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा आमाशय है उससे जठर ग्रंथि से पेप्सिन नामक एंजाइम निकल गया, तो HCl की उपस्थिति में ही वो क्या करता है, HCl की उपस्थिति में ही प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ कर देता है। और जो हम अब देखिए जो HCl होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। जो HCl होगा अम्लीय होगा, जिसके कारण जो हमारा आमाशय की भित्ति होगी वो क्या होगी, अम्लीय होगी, जिसको जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। श्लेष्मा कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो भोजन है कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया।
अब यहीं पर हमारा भोजन पूर्णतः पाच्य हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल टॉपर सी क्लासेज। ये हमारा था जैव जगत का जैव प्रक्रम फर्स्ट था, जिसमें पोषण पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग का आएगा श्वसन। जैव प्रक्रम में पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें आएगा हम लोग का क्या, श्वसन आएगा। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।